जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं फ्रीडम फाइटर की कड़ी में, जिसमें आज हम जानेंगे झलकारी बाई के बारे में। इससे पहले हमने कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के बारे में, साथ ही साथ हमने बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी जान लिया था। तो आइए स्वतंत्रता संग्राम के इस आंदोलन में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं झलकारी बाई का क्या योगदान रहा हमारे देश को आज़ाद कराने में। और झलकारी बाई के बारे में पहले ही आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हम शक्ल के रूप में जानी जाती हैं। तो आइए झलकारी बाई के बारे में जानते हैं। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 ईस्वी को झांसी के पास भोजला गांव में एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। झलकारी बाई के पिता का नाम सदोवर था और इनकी माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी और उनके पिता ने उनको बड़े लाड प्यार से पाला था और इनको झलकारी बाई को घुड़सवारी और हथियारों का प्रयोग करना भी उनके पिता ने सिखाया था। शिक्षा दीक्षा की बात करें तो उन दिनों आपको पता ही है कि अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार से अत्याचार किए जा रहे थे भारत में। तो भारत में कहाँ पर शिक्षा प्राप्त हो पाती थी। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी यानी कि खुद से इन्होंने और पिता के सहयोग से काफ़ी चीज़ें इन्होंने घर पर युद्ध कौशल जैसी चीज़ें सीख ली थी, यानी कि सेल्फ डिफेंस का काम इन्होंने सीख लिया था। झलकारी बाई बचपन से ही बहुत साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञा बहादुर बिटिया थी और झलकारी घर के काम काज के अलावा पशुओं के रख रखाव और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। तो झलकारी बाई बचपन से ही बहुत ही बहादुर थी। इनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। एक कहानी इनके बचपन के बारे में प्रचलित है जब एक ये राहगीर के साथ इनके संवाद का बात निकल कर आता है। तो आइए जानते हैं कि राहगीर यानी कि एक मुसाफिर जो रास्ते से गुजर रहा था और किस प्रकार से इनकी वार्तालाप उससे होती है बुंदेलखंडी भाषा में। तो ग्वालियर रोड से भोजला गांव नजदीक था और खेतों में हरी भरी चने की फसल लहरा रही थी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे। प्रकृति अपने अनोखे श्रृंगार में थी। उन्हीं की अनुपम छटा निहारते हुए राहगीर सड़क से उतरकर छोटे रास्ते पर आ गए। दिन का समय था, चारों तरफ धूप फैली हुई थी। गांव की विराट संस्कृति का अनूठा सौंदर्य अपनी अस्मिता और पहचान के साथ सर्वत्र दिखाई देता था। अगल बगल से लोग गुजर रहे थे। राहगीर को कुछ लोग पहचान रहे थे और कुछ लोग नहीं पहचान रहे थे, यानी कि राहगीर जो था कुछ के लिए अपना था और कुछ के लिए पराया था। तो कुछ के लिए ये अजनबी साबित हो रहा था। जमीन की गंध जितनी बाहर थी उतनी ही उस व्यक्ति के अंदर थी। खेत पार कर अचानक राहगीर की निगाहें 6-7 वर्षीय एक लड़की पर जाकर ठहर जाती हैं और उसका रंग थोड़ा सांवला था। आंखों में ढेर सारी चमक, बिखरे हुए बाल थे। राहगीर ने पल भर सोचा। उसे ध्यान आया कि पहले इस लड़की को कहीं पर देखा है। वह व्यक्ति गांव में 2 से 3 बरस पहले भी आ चुका था और उसी व्यक्ति ने मन में सोचा कि कहीं यह सदोवा की मोड़ी तो नहीं है। तो मोड़ी का मतलब बिटिया होता है। तो राहगीर झलकारी के पास आता है और उससे पूछता है कि बिन्नू का कर रही है। तो बुंदेली भाषा में उनसे वो संवाद करता है, बिन्नू का कर रही है। तो मिट्टी के ढेर पर बैठी लड़की के कानों में जब एक अनजाने व्यक्ति की आवाज़ पहुंचती है तो वो चौंक सी उठती है। उसने देखा अधेड़ उम्र का आदमी उसके पास आकर ठहर गया था। लड़की ने देखा कि उस व्यक्ति को हल्की मूछें थीं, सिर पर सफ़ेद बिखरे हुए बाल थे, शरीर मटमैला, कुर्ता और धोती पहने हुए, पाँव में साधारण सी जूतियाँ जो धूल और मिट्टी से सनी हुई थीं। लगता था कहीं वह दूर से पैदल चलकर आया था। बिना किसी हिचकिटाहट के झलकारी बाई तपाक से बोलती हैं, किल्लो बनाए रही हूँ। तो किल्लो बनाए रही हूँ ऐसा वो कहती हैं तो पूछने वाले के मुंह से आश्चर्य से निकला, क्या? झलकारी फिर बोली, किल्लो तो सुनाई नहीं दे रहे हो। तो उसके स्वर में थोड़ी सी खरखराहट थी, गुस्सा था। तो सुनने वाले को बुरा लगा। थोड़ा नाराजगी के स्वर में बोला, बिन्नू तय तो बहुत ही खुन्नस खा रही, यह तो बतला कौन की मोड़ी है तू। यानी कि वो पूछता है कि तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है, ये बता किसकी बेटी है। तो झलकारी बाई इस बार धीरे से बोलती हैं, सदोवा की पुत्री हूँ, यानी कि अपने पिता का नाम वो बताती हैं कि इनकी बेटी हूँ, किनकी? सदोवर की। तो सदोवर को इन्होंने सदोवा कहा क्योंकि छोटी बालिका थी। तो आगंतुक जो था सुनने के बाद पीछे मुड़ा और जैसे ही जाने की कोशिश किया तो फिर से झलकारी बोलती है, पूछती है कि हमारे बारे में पूछ रहे हो, अपने बारे में नहीं बताओ कछु। तो ऐसा ये सारी कहानियां निकल कर आती हैं जो किदवंती बुंदेलखंड में फैली हुई हैं। तो आइए जानते हैं कि झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की सेना में किस प्रकार से भर्ती होती हैं और किस प्रकार से वो अंग्रेजों से सामना करती हैं।
तो रानी झलकारी बाई के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ फैली हुई हैं, बहुत सारी उनकी कहानियाँ फैली हुई हैं उनकी वीरता की। तो एक बार जंगल में वो लकड़ियाँ काटने के लिए जा रही थी और जंगल में इनका सामना तेंदुए से हो जाता है। तेंदुआ एक जो मांसाहारी जानवर होता है और जब उससे सामना हो जाता है तो झलकारी बाई उससे डर कर भागी नहीं, अपनी कुल्हाड़ी से उस तेंदुए को काट डालती हैं, यानी कि उसको मार देती हैं। और एक बार इनके और वीरता की कहानी इनके गांव वालों ने तब देखा था जब इनके गांव में डकैतों यानी कि डाकुओं का झुंड एक गांव के व्यवसायी पर हमला किया। तब झलकारी ने अपनी बहादुरी को दिखाते हुए उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया और डाकुओं को गांव से भगा दिया था। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए गांव वाले और क्षेत्र वाले बहुत खुश हुए थे और उसके बाद इसको एक सही जगह भेजने की योजना बनाई और इनका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना यानी कि झांसी की सेना में एक सैनिक पूरन कोरी के साथ इनका विवाह करवा देता है। तो पूरन कोली जो थे ये बहुत बहादुर सैनिक थे और पूरी सेना उनकी बहादुरी का लोहा मानती थी। शादी हो जाता है, ये चली जाती है झांसी यानी कि झांसी राज्य में चली जाती हैं अपने पति पूरन कोली के साथ। फिर वहाँ पर एक अवसर पर रानी लक्ष्मीबाई जो थी गौरी पूजा करने के लिए अपने महल से निकली हुई थी और उनकी आगवानी में यानी कि उनको सम्मान देने के लिए, राज्य की महारानी को सम्मान देने के लिए सभी महिलाएं वहां पर इकट्ठा हुई थी। फिर उसके बाद महारानी को सम्मान देने के लिए झांसी के किले में झलकारी भी गई हुई थी। वहां रानी लक्ष्मीबाई की नज़र जब झलकारी के ऊपर पड़ती है तो अवाक हो जाती है, उन्हें आश्चर्य होता है कि मैं तो यहाँ खड़ी हूँ तो वहाँ पर कौन खड़ा है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो झलकारी थी वो रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, मतलब कि रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही पूरी तरह दिखती थी। तो ये चीज़ें रानी लक्ष्मीबाई को बहुत प्रभावित करती हैं। फिर उनके बारे में ये जानकारी निकलवाती है कि झलकारी कौन है। तो उन्हें पता चलता है कि उनकी सेना में जो सैनिक हैं उनकी ये पत्नी है। तो फिर उसके बाद झलकारी को ये अपने यहाँ बुलाती हैं और उनके बहादुरी के किस्से जब सुनती हैं तो उनसे बहुत प्रभावित होती हैं और उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लेती हैं। फिर अपनी योग्यता के दम पर झलकारी वहाँ पर अन्य महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना और तलवारबाजी का प्रशिक्षण लेते हैं, यानी कि पूरी तरह से एक सेना में शामिल हो जाती हैं। और आगे चल कर ये जो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा दुर्गा सेना बनाया गया था, एक महिलाओं की अलग सेना थी जिसका नाम दुर्गा सेना था, उसका सेनापति इनको घोषित कर दिया जाता है, यानी कि एक सेना की ये सेनापति बन जाती हैं झलकारी बाई। और उन्हीं दिनों पता है कि 1857 की अगर हम बात करें तो देश में आज़ादी की क्रांति के लिए लौ जल चुकी थी। मंगल पांडे के द्वारा जिस प्रकार से अंग्रेज जनरल को मारा गया था, उसके बाद मंगल पांडे को फांसी हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे लखनऊ कानपुर होते हुए जिस प्रकार से ये आंदोलन झांसी की तरफ बढ़ चुका था, तो झांसी में एक अलग ही खेल चल रहा था। वहाँ पर डलहौजी की राज हड़प नीति का काम चल रहा था, क्योंकि डलहौजी ने एक राज हड़प नीति का कानून बनाया था जिसमें किसी भी राज्य के पास उसकी अगर खुद की संतान नहीं होती थी, यानी कि उसका अपना खुद का बेटा या बेटी नहीं होता था, तो वो उस राज्य का राजा किसी गोद लिए हुए बेटे को राजा नहीं बना सकता है। तो रानी लक्ष्मीबाई निसंतान थी, उनके पास कोई अपना बच्चा नहीं था, तो उन्होंने, उनके पति ने एक बच्चे को गोद लिया था, उसे राजा घोषित किया था। लेकिन ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों ने उसको राजा मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई और झांसी पर लगातार दबाव बना रहे थे। लेकिन ब्रिटिश की कार्रवाई के विरोध में रानी की सेना, सारी सेना और उनके सेना नायक, साथ ही साथ झांसी की जनता एक साथ हो जाते हैं और उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय ब्रिटिशों के खिलाफ हथियार उठाने का संकल्प लिया। अप्रैल 1858 के दौरान लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले के भीतर से अपनी सेना का नेतृत्व किया और ब्रिटिश और उनके स्थानीय सहयोगियों द्वारा किए गए कई बार के हमलों को नाकाम कर दिया। और रानी के सेना नायकों में से एक था गद्दार। रानी लक्ष्मीबाई के सेना में एक गद्दार था जिसका नाम था दूल्हे राव, और दूल्हे राव ने राज्य में राजा बनने के लालच में अंग्रेजों के बहकावे में आकर झांसी राज्य को धोखा देता है, लक्ष्मीबाई को धोखा देता है और किले के एक दरवाजे को ये खोल देता है, जो किला एक संरक्षित द्वार था। और खुलने के बाद ब्रिटिश सेना यानी कि अंग्रेजों की सेना जो थी वो किले के अंदर घुस जाती है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा युद्ध होता है। और जब ये लगता है कि अब झांसी नहीं बचेगी, यानी कि झांसी अब अंग्रेजों के कब्जे में आ जाएगी, तो जो सेनापति थे वो रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित महल से निकालना चाहते थे कि ये अगर बची रहेंगी तो दोबारा हम झांसी पर हमला कर सकते हैं। तो
रानी लक्ष्मीबाई के संरक्षण के लिए सेनापतियों ने उनको बाहर निकलने की सलाह दी और बाद में हमला करने की बात की गई। तो इस योजना को किया जा रहा था, तब झलकारी बाई वहां पर आती हैं और ये कहती हैं कि आप लोग जाइए, मैं सेना का नेतृत्व करूंगी। और झलकारी बाई नेतृत्व करने का मामला ये था कि लक्ष्मीबाई का ये पूरी हमशक्ल थी। तो इन्होंने क्या किया कि झलकारी बाई महारानी लक्ष्मीबाई के वेशभूषा में, यानी कि उनके मर्दाना वेश को धारण करती हैं। इससे पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि इनके पति जो पूरन थे, पूरन कोली थे, ये किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। लेकिन झलकारी बाई अपने पति की मृत्यु का शोक मनाने से ज़्यादा अपने देश की, अपने झांसी राज्य की सुरक्षा के लिए अपने पति की मृत्यु के बाद भी हिम्मत नहीं हारती हैं और अपनी झांसी राज्य के लिए आगे बढ़ती हैं और महारानी लक्ष्मीबाई का भेष बनाकर सेना के साथ आगे निकलती हैं और अंग्रेजों का मुकाबला करती हैं। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की तरह कपड़े पहनती हैं और झांसी की सेना की कमान अपने हाथ में ले लेती हैं और जिसके बाद वह किले के बाहर निकल ब्रिटिश जनरल ह्यूग रोज के शिविर में पहुंचती हैं और वहां पर ब्रिटिश शिविर में पहुंचने पर उन्होंने चिल्लाकर कहा कि वो जनरल ह्यूग से मिलना चाहती हैं। जनरल ह्यूग रोज और उसके सैनिक प्रसन्न थे कि उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया और साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई को जीवित पकड़ लिया है। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन जब जनरल ह्यूग झलकारी बाई, जिनको वो रानी लक्ष्मीबाई समझ रहे थे, उनसे जब ये पूछते हैं कि बताओ, अब तो हमने आपको पकड़ लिया है, आपके साथ क्या किया जाए, तो झलकारी बाई निश्चिंत होकर ये कहती हैं कि मुझको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, क्योंकि एक राजा जेल जाने से बेहतर अपने आप को मरने के समान समझता है। यानी कि वो अपने आप को फांसी पर चढ़ाने की बात करती हैं, लेकिन उनसे क्षमा याचना नहीं करती हैं। तो ये थी जनरल ह्यूग जब झलकारी बाई की साहस और उनकी नेतृत्व क्षमता को देखता है तो इनसे बहुत प्रभावित होता है और वो एक बात कहता है। जब झलकारी बाई को वीरगति प्राप्त हो जाती है तो उन्होंने एक बात कही कि यदि भारत की 1% महिलाएं भी, यानी कि भारत की जितनी महिलाएं हैं उनमें से केवल 1% भी झलकारी बाई जैसी हो जाएं तो अंग्रेजों को ये देश छोड़कर बहुत जल्द भागना पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से झलकारी बाई हमारे देश की आज़ादी में अपना योगदान देती हैं। अगर इनके सम्मान की बात की जाए तो भारत सरकार ने 22 जुलाई 2001 में झलकारी बाई के सम्मान में डाक टिकट जारी किया था और स्टाम्प पेपर भी जारी किए थे। उनकी प्रतिमा और एक स्मारक जो है राजस्थान के अजमेर में बनाया गया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनकी एक प्रतिमा, उनकी एक मूर्ति को आगरा जिले में स्थापित किया गया है और साथ ही साथ उनके नाम पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक धर्मार्थ यानी कि सेवा भाव से चिकित्सालय यानी कि एक अस्पताल का भी निर्माण किया जा रहा है और निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार से झलकारी बाई की कहानी हमको देखने और सुनने को मिलती है, जिससे हमें ये चीज़ें प्राप्त होती हैं कि हमारा देश इतनी आसानी से आज़ाद नहीं हुआ था। जितना योगदान हमारे देश में पुरुषों का है उससे कहीं ज़्यादा योगदान हमारे देश की महिला शक्ति का भी रहा है। तो उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी झलकारी बाई के बारे में प्राप्त हो गई है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने झलकारी बाई के बारे में क्या क्या जाना और क्या क्या सीखा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।